2024 में खाने के तेल की कीमतों में अच्छी तेजी आई है। क्या ये तेजी 2025 में भी जारी रहेगी? देश में बढ़ेगी पैदावार या इंपोर्ट पर बढ़ सकती है फिर से निर्भरता? नए साल में क्या होगा तेल तिलहन मार्केट का हाल, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कहां आएगी तेजी तो कहां आएगी मंदी? सोयाबीन की बम्पर पैदावार से किसानों पर कितनी पड़ेगी मार, ये भी चर्चा करेंगे। साथ ही पाम के 2025 में भी बढ़ेंगे दाम। इन्हीं मुद्दों पर खास तौर से चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। सुधाकर देसाई हैं, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही हमारे साथ जीजीएन रिसर्च के पार्टनर नीरव देसाई हैं और संदीप भान हैं, सीईओ हैं एसडी गथरी इंटरनेशनल सिंगापुर से। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन शो की शुरुआत करने से पहले कुछ अहम बातें आपको बता दें कि 2024 में ज़्यादातर खाने के तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। पाम के दाम में सबसे ज़्यादा उछाल आया है, 36% से ज़्यादा की तेजी 2024 में दिखी है। ये कंज्यूमर मिनिस्ट्री की वेबसाइट के डेटा मैं बता रहा हूँ। जो रिटेल में पाम तेल के जो दाम बढ़े हैं, ये डेटा मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल और सरसों के दाम भी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़े हैं। करीब करीब 23 से 25% तक की तेजी इन दोनों तेलों में भी आई है। लेकिन क्या ये ट्रेंड नए साल में भी जारी रहेगा? इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सुधाकर जी, आपसे मेरा सवाल होगा, 2025 के लिए खाने के तेल मार्केट में क्या ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं? ओके जी, नया साल मुबारक हो सबके लिए। आप सर, सबको आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर। यस, इन 2025 स्टार्टिंग देखिए, पूरा साल का तो बहुत सारे चीजें चेंज होंगे, बट अगले 3 महीने के बारे में अगर हम सोचेंगे, एक तो रहेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन वुड बी वेदर पाम विल कम डाउन टू अ रीजनेबल स्प्रेड विथ सोया एंड सॉफ्ट ऑयल्स और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। अभी तक ऐसा लग रहा है कि पाम इज बेसिकली लीडिंग द होल मार्केट प्राइस टेबल टुडे। इसीलिए पाम जो यूजुअली जो सस्ता हुआ करता था, बिकॉज ऑफ B40 implementation in Indonesia, it has become the costliest oil right now. So I think this year or next 5 to 6 months belong to soft oils, and also it is good for the domestic oils like rice bran, cotton, mustard वगैरह। तो ये साल में और एक चीज मेन है कि ये जो वॉलेटिलिटी जो था पिछले 3 महीने में, lot of things have happened. Indian duties have gone up, international prices have gone up. जैसे आप बता रहे हैं, palm has rallied super spike, so much so that its demand became half in India. So मुझे लगता है कि most of the volatility in the next year will be caused by the biofuel sector, whether it is the Indonesian biofuel mandates or whether it is the US mandates that are going to be there. क्योंकि 25% of the total edible oil production is going into biofuel. If you calculate that out of the tradable surplus, it is nearly about 40-50%. So the major issue will come out of the policies, not only of agribusiness, but also of the biofuel direction, mandates. ये सारी चीज़ों का वॉलेटिलिटी एक रहेगा डेफिनेटली। बट मुझे एक पॉइंट कहना है कि विच आई डोंट नो वेदर माई fellow speaker, Mr. Sandeep Bhan, the expert in palm oil, will agree. But I have a feeling that in 25, we are expecting production drawdown in Malaysia and Indonesia. But whereas production is going up, number two, प्रोडक्शन का जितना बायोडीजल में मान लीजिए 1.5 मिलियन 2 मिलियन टन बायोडीजल में जाएगा, इसकी वजह से पाम विल नॉट कम डाउन. I have a question mark there because I think the demand has fallen much more than this biodiesel mandate. So we'll have to watch out for palm to adjust itself to rest of the oils as a broad outlook for next 3 to 5 months. संदीप जी, आप बताइए, पाम को आप क्लोजली यहाँ पर देखते हैं, क्या लग रहा है पाम में और कितनी तेजी बची हुई है और कौन कौन से फैक्टर होंगे? एक बायोडीजल का फैक्टर तो इन्होंने बता दिया, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो पाम तेल को और भी यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं? तो नया साल कैसा रहने वाला है? दाम कम होंगे या और बढ़ने वाले हैं यहाँ से? पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर एंड होपफुली अ प्रॉफिटेबल 2025। थैंक यू सो मच सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। पाम में अभी सबसे मेजर फैक्टर जो है वो है पाम ऑयल बीन ऑयल का जो स्प्रेड है, विच इज क्लोज टू $150-170, बिकॉज ऑफ विच पाम में अभी थोड़ी सी ग्लोबली डिमांड बड़ी कम हो गई है।
बट कम डिमांड को देखते हुए सप्लाई भी उतनी ही कम है, क्योंकि वी आर गोइंग इनटू अ सीजनली लोअर प्रोडक्शन मंथ्स व्हिच विल लास्ट टिल नेक्स्ट ईयर मार्च तक. सो मार्च तक इवन इफ वी आर लूजिंग डिमांड, बट साइमल्टेनियसली वी आर आल्सो लूजिंग सप्लाई. सो पाम इज इन प्लेस्ड वेल प्लेस्ड एट दिस मोमेंट टू कीप इट्स प्रीमियम अबव सोयाबीन ऑयल. $100-150, मे बी $150 तक बहुत ज्यादा होता जा रहा है कि $100 तक आना चाहिए, पर ये प्रीमियम बना रहेगा टिल एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर. Then we will have US biofuel policy, उसका decision, and then we have next couple of months पे ईद की डिमांड है, उसकी एंटिसिपेशन में भी पाम को थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा. डिमांड जो पहले कोई डबल है, मान लीजिए कोई 500,000 टन का मार्केट था, वो अब जाकर 2.5 मिलियन टन का हुआ है, पर उसका मेजर इंपैक्ट सप्लाई चेन पे नहीं पड़ रहा है अभी बिकॉज ऑफ लो सप्लाईज. ओके, तो आपका आउटलुक ये है पाम तेल को लेकर, लेकिन बाकी खाने के तेल के दाम किधर जाते दिख रहे हैं? आप नीरव जी, आप बताइए, आप सोयाबीन को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्या लग रहा है सोयाबीन की चाल कैसी रहने वाले? हालांकि वहां पर काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो यूएस की जो ट्रेड टैरिफ पॉलिसी होगी वो भी काफी इंपैक्ट करेगी नए साल में, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद से जिस तरह से चिंताएं ट्रेड वॉर की उठ रही है, तो ऐसे में यूएस से ज्यादा ब्राजील के पास मौका होगा कि वो चाइना को ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए. किस तरह से डायनेमिक चेंज होने वाले हैं? और सोयाबीन किसान जो भारत के हैं, जो इंतजार में हैं, दाम बढ़ेंगे, क्या उनकी वो उम्मीदें पूरी होंगी नए साल में? देखिए, जब तक सोयाबीन ऑयल की अगर हम बात करें तो ये पहला यूनिक साल रहा है जब पाम ऑयल बढ़ता गया और सोयाबीन ऑयल घटता गया. तो आई थिंक सोयाबीन ऑयल बहुत ऑनेस्टली उसके फंडामेंटल्स को ट्रेड करता रहा, और वो फंडामेंटल्स ये थे कि सोयाबीन ऑयल वांटेड डिमांड, एंड फॉरवर्ड में एएमजेजे में देयर वाज अ वेरी गुड क्रॉप इन साउथ अमेरिका, जिसके कारण वो एडवांस में ही उसको मार्केट करना चाह रहे थे. सो आई वुड से कि सोयाबीन ऑयल ऑलरेडी बहुत फेयर वैल्यूज पे ट्रेड कर रहा है, और जो एक सीजनैलिटी के हिसाब से और अगर थोड़ा बहुत मार्केट को घटना है तो घटेगा, बहुत बड़ा डाउनसाइड सोयाबीन ऑयल में नहीं रहेगा. यस, ये जरूर है कि नियर बाय के सोयाबीन ऑयल को काफी सपोर्ट $1200 $1225 के पाम ने किया, जो अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, स्पेशली फरवरी मार्च मंथ से पाम के ऑफर्स थोड़े नीचे आ रहे हैं, तो वो एक देखने का रहेगा. बट फिर भी सोयाबीन ऑयल काफी लोअर लेवल पे है, और मुझे नहीं लगता है कि पाम से अब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसको प्राइस वाइज आ रहा है. ये जरूर है कि पाम का इंपोर्ट इंडिया ने काफी रिड्यूस कर दिया है. एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख टन पर मंथ का पाम इंपोर्ट रिड्यूस होगा जनवरी अराइवल में, फरवरी अराइवल में. और ये जो है सोयाबीन ऑयल जो एक्सेस इंपोर्ट इंडिया ने दिसंबर में जनवरी में किया है, उसको एक आउटलेट मिलेगा इस ऑयल से. इसलिए आई थिंक पाम का स्विच थोड़ा बहुत हमारे यहाँ सोया में देखने मिलेगा. जहां तक कि सोयाबीन और सोया किसानों की बात है, बहुत ही ज्यादा बेरिश आउटलुक है साउथ अमेरिकन बिग क्रॉप के कारण. सारे डेस्टिनेशन मार्केट में मैं बोलूंगा कि बहुत लो डिमांड है, या बहुत अच्छा कवरेज ऑलरेडी अर्जेंटीना ब्राजील ने कर रखा है. तो इंडियन सोयाबीन्स को बहुत ज्यादा अच्छा घर नहीं मिल रहा है एक्सपोर्ट के लिए. नीचे से सोयाबीन 200 रुपए बढ़ के फिर 100 रुपए घट भी गया है. I would say only advantage Indian soybean has is it is the cheapest non-GMO soybean in the world. But फिर भी वो मेजर मार्केट जहाँ पे उसको वॉल्यूम चाहिए, उसको GMO से compete करना पड़ रहा है, इसलिए वो उसका घर नहीं ढूंढ पा रहा है. I would say सोयाबीन ऐसा ही थोड़ा रेंज बाउंड सिचुएशन पे रहेगा, बहुत बड़ी इसमें इंक्रीज नहीं आ सकती है. गवर्नमेंट ने अभी तक 10 लाख टन सोयाबीन खरीद लिया है, बट उसके बाद भी कोई बहुत बड़ा सपोर्ट इसमें नहीं आ पा रहा है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं दिखती, लेकिन अब यहाँ से मंदी भी नहीं, लेकिन दायरे में रहेगा. लेकिन जो बाकी खाने के तेल के दाम बढ़ेंगे उससे सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, और कुछ हल्की फुल्की तेज़ी यहाँ पे दिख सकती है. कंज्यूमर्स को राहत देने के लिए सोया तेल एक बेहतर खाने का तेल नए साल में होगा. चलिए, एक चीज़ संदीप जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा कि इंटरनेशनल मार्केट के कंडीशंस और ट्रेड पॉलिसीज़ किस तरह से भारत के खाने तेल की इंडस्ट्री को, एडिबल ऑयल मार्केट को 2025 में इंपैक्ट करेंगी? किस तरह की कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज होंगी जिन पर बाजार को नजर रखना चाहिए, चाहे वो एक्सपोर्ट पॉलिसी हो इंडोनेशिया की, मलेशिया की, या फिर ट्रेड वॉर की जो हम चर्चा अभी कर रहे थे, उसके बारे में बताइए. किस तरह से इंपैक्ट करेगी भारत के मार्केट को? देखिए, फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव आज की तारीख में इंडिया में पाम ऑयल सबसे एक्सपेंसिव ऑयल होने के चक्कर में बाइंग इन पाम ऑयल हैज स्लोड डाउन वेरी मच. आजकल पाम ऑयल को कोई पूछता नहीं है इंडिया में. वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ बायर फॉर पाम ऑयल इन इंडिया. दिस गिव्स
a lot of opportunity to local crops, so वो सारे crops को fully use करने के लिए. What we anticipate is January में भी बड़ा slow demand रहेगी India से, but this demand will pick up in February onwards जब local oil भी कम हो जाएगा और सोयाबीन oil की खपत भी पूरी हो जाएगी. So India will have to come in a big way in the month of February and March. In terms of policies, yes, tax structures in Indonesia and Malaysia will be impactful ones. उसके बाद बायोडीजल का तो B40 ऑलरेडी अनाउंस किया है. एंड सबसे मेजर फैक्टर अब रहेगा कि क्या ये स्प्रेड मेंटेन होगा कि नहीं. जो आज की तारीख में लगता है कि ये स्प्रेड कंटिन्यू रहेगा. अगर ये स्प्रेड सस्टेन कर गया, देन इट विल डेफिनेटली हैव अ मोर इंपैक्ट ऑन डिमांड इन द कमिंग मंथ्स, बट दैट विल डिपेंड अ लॉट सप्लाई कैसी बनी रहेगी. मिलता रहेगा स्प्रेड अगर यहाँ पे सस्टेन किया तो हो सकता है कि डिमांड धीरे धीरे शिफ्ट बाकी तेलों पर हो. एक और चीज अब आपसे मैं सुधाकर जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि सरकार की पॉलिसी को लेकर आपका क्या नजरिया. मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी हो या घरेलू उत्पादन में सब्सिडी की बात हो, इस तरह की कौन कौन सी ऐसी नीतियां जो 2025 में भी आपको लग रहा है कि वो इम्पैक्ट करी बाजार को, और उस पर आपका थॉट क्या है सर? देखिए, इंडियन इंडस्ट्री का ही बात करूंगा मैं, एंड ऑफ कोर्स सर्टेन साइड इफेक्ट्स जो मैं बोलूंगा ड्यूटी बढ़ाने के कारण. तो गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा कदम लिया था ड्यूटी बढ़ाने का विद द गुड इंटेंशन कि जो डोमेस्टिक ऑयल सीड्स है वो सब एमएसपी के ऊपर चले जाए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमको एक एक ऑयल सीड में अपने को डीपली देखना पड़ेगा. सोयाबीन में एमएसपी एक्चुअली टच नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द डीडीजीएस कंपटीशन. डीडीजीएस मतलब ड्राइड डिस्टिलेट ग्रेन सॉल्युबल्स, जो एथेनॉल इंडस्ट्री की वजह से राइस डीडीजीएस या कॉर्न डीडीजीएस जो है वो 13 रुपए में मिल रहा है, जबकि सोया मील जो है 26 रुपए में उसको करीब 10-15% वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो सोयाबीन जो है धीरे धीरे गवर्नमेंट का बाइंग, जैसे नीरव ने बताया 10 लाख टन खरीदा और एक 10 लाख टन 15 लाख टन अगर गवर्नमेंट खरीद पाता तो शायद सोयाबीन का दाम फिर ऊपर बढ़ेंगे. लेकिन ग्राउंडनट भी आज के दिन में एमएसपी के नीचे है. और सो ड्यूटी बढ़ाने के बाद फॉर सरप्राइजिंगली इस बार इंटरनेशनल मार्केट भी बढ़ा, मेनली लेड बाय पाम ऑयल. तो आज के दिन में कंज्यूमर के ऊपर करीब करीब 20% ड्यू टू इंडियन ड्यूटीज एंड 20% ड्यू टू इंटरनेशनल रैली, 40% का कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ा है. लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है ड्यूटी बढ़ाने का, जैसे ऑयल सीड सपोर्ट, वो तो हुआ नहीं है. सो दैट रिक्वायर्स अ सीरियस लुक. एज फार एज द साइड इफेक्ट्स आर कंसर्न, नंबर वन, अपना जो एफटीए ट्रीटी है जिसमें इंडोनेशिया जो है क्रूड और रिफाइंड का जो ड्यूटी है $100 सब्सिडी देने लगा. मतलब 10% सब्सिडी इंडोनेशिया इज गिविंग फॉर प्रमोटिंग देयर ओन इंडस्ट्री. सो फिनिश्ड गुड्स आर increasing like anything. So if India is importing let's say 5 lakh tons, easily 2.5-3 लाख टन तो फिनिश्ड गुड्स ही आ रहा है, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री को तकलीफ हो रहा है. दूसरा ये हुआ कि इंडियन इंडस्ट्री का जो ड्यूटी 27% होने के बाद हम लोगों का जो अरेंजमेंट है विद साफ्टा कंट्रीज, उसका जीरो ड्यूटी ट्रिगर हो गया, विच मीन्स दैट सेम मलेशिया, इंडोनेशिया और इवन अर्जेंटीना, ब्राजील कैन एक्चुअली रूट through the SAFTA countries like Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, the same material into India at 0% duty. ये भी एक कारण है कि जिसके वजह से ऑयल सीड्स का दाम इंडिया में नहीं बढ़ पा रहा है. एंड ऑल्सो इट इज कॉस्टिंग द एक्सचेकर, इट्स कॉस्टिंग द ट्रेजरी ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट इज हर्टिंग द डोमेस्टिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री, रिफाइनिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी रनिंग एट अबाउट 50%, तो वो जाके 30-40% होने लगा है. अगर स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज, मेजर कंपनीज अगर देखें, आई थिंक सप्लायर्स आर आल्सो अवेयर, दे आर कन्वर्टिंग देयर क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी इनटू रिफाइंड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम इंडोनेशिया, स्पेशली इन पाम ऑयल. सो आई थिंक एफटीए ओलिन इंपोर्ट्स के रोकने के लिए आईबीपीए का मांग तो यही रहेगा कि भाई क्रूड एंड रिफाइंड का ड्यूटी जो है वो 20% किया जाए, क्योंकि उसको कम से कम वो रिफाइंड ऑयल ड्यूटी को डायनेमिक बना दे, ताकि अपना मेक इन इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री विल नॉट सफर मच. सेकेंड थिंग रिगार्डिंग SAFTA countries, LDC countries, if they are able to give much cheaper, our suggestion is for canalizing that through NAFED or a government agency so that it doesn't hurt and come into the open market. Number two, we also asked for a specific quotas
जैसे अभी श्रीलंका का इम्पोर्ट्स है तो उसका कोटा है, एक पर्टिकुलर कोटा है. Similarly, for other countries also, if at all refined oil has to come, say let's say 1 lakh tons under SAFTA countries, ऐसा restrict करना चाहिए. And number 3, डेफिनेटली PFAD का जो ड्यूटी जो 5% में रोका गया है, जबकि क्रूड ऑयल का दाम 27% ड्यूटी हो गया क्रूड ऑयल में, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट का जो ड्यूटी है वो 5% ही रह गया. ये भी, दिस इज ऑल्सो हर्टिंग द इंडियन इंडस्ट्री, and this is called an inverted duty structure in custom duty. So we expect that PFAD duty is also corrected. Similarly, in the oleochemicals also, finished goods are being made cheaper than the Indian production. So I think keeping a broader issue on hand, we should try to solve these particular major issues and also adapt a dynamic duty structure. देखिए हम लोग तो हमेशा बोल रहे हैं as IVPA that international rally को यहाँ का MSP और MRP को लिंक करते हुए हमको ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली थोड़ा उसको क्विकली एडजस्ट करते रहना पड़ेगा. लास्ट बट ड्यूटी स्ट्रक्चर की बातचीत आप कर रहे हैं, ड्यूटी डिफरेंसेस की क्रूड और रिफाइंड में ये बढ़ाने की बातचीत हो रही है, और DDGS एक बड़ी चिंता तो है ही, और जिससे सोया मिल का जो मार्केट खराब हुआ है इस पर भी चर्चा करेंगे लौटते ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं नया साल, क्या होगा तेल तिलहन का हाल. हम चर्चा कर रहे हैं एडिबल ऑयल मार्केट को लेकर. नीरव जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा. ब्रेक से पहले DDGS की चर्चा हो रही थी, एक अहम मुद्दा है. सोया मिल को लेकर चिंता काफी ज्यादा है. क्या लग रहा है, आगे कुछ स्थिति सुधार होती दिख रही है क्या? ओवरऑल देखिए सिचुएशन ऐसी है कि अभी हाल DDGS का कोई ऑल्टरनेट नहीं है. थोड़ा राइस DDGS जरूर बढ़ गया है, बट फिर भी मेज DDGS अभी भी काफी रीजनेबली प्राइस्ड है. इसकी पूरी सिचुएशन ये क्रिएट इसलिए हुई है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की इथेनॉल पॉलिसी जो बहुत स्ट्रांग रही है, और हर जगह जो इतने सारे इथेनॉल प्लांट आ गए हैं, तो आज इथेनॉल का बाई प्रोडक्ट DDGS है. तो ऑलरेडी इथेनॉल की डिमांड बहुत अच्छी है, ब्लेंडिंग डिमांड भी बहुत अच्छी है. सो मुझे नहीं लगता है ये, आई थिंक एक पेनफुल पीरियड है जिसको पूरा सोया इंडस्ट्री को स्लोली एंड स्टेडीली आउट होना पड़ेगा, और काफी जितना रिप्लेस DDGS सोया मिल को कर पाएगा वो करेगा, और तब तक सोया मिल को और सोयाबीन क्रॉप को उसका कोई दूसरा घर भी ढूंढना पड़ेगा. सो आई डोंट थिंक कि कोई शॉर्ट टर्म में हमारे पास इसका वो है. यस, द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कुड हैव बीन मच बेटर. आज जो ये 10 लाख टन सोयाबीन का स्टॉक है, ये शायद 20 से 25 लाख टन हो सकता था. और मैं बोलूंगा कि गवर्नमेंट की बाइंग थोड़ी लेट चालू हुई, और उसके बाद भी बहुत अग्रेसिव बाइंग नहीं थी. आज मस्टर्ड में जैसे हम देखते हैं कि ऊपर में 22 से 25 लाख टन का मस्टर्ड प्रोक्योरमेंट था, तो उस मस्टर्ड का प्राइसेस भी MSP के ऊपर चले गया. आज सोयाबीन में प्राइसेस अभी भी MSP से 400 से 600 रुपए नीचे है. तो इसका कारण ही ये रहा है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से बाई नहीं कर पाई है. नीरव जी, वक्त बहुत कम है, छोटा जवाब एक दे दीजिए. सोयाबीन, सरसों या पाम 2025 में कौन यहाँ से ज्यादा आपको बढ़ते ज्यादा दिख रहे हैं? और साथ ही सनफ्लावर को मैं ऐड नहीं कर पाया, सनफ्लावर का भी बताइए. रूस यूक्रेन तनाव का क्या आगे भी असर दिखेगा क्या यहाँ पर? आई थिंक पाम ऑलरेडी अच्छे प्राइस पे, हायर लेवल पे है. पाम एक सपोर्टिव ऑयल है, पर प्राइस में नई तेजी आज अगर हम स्पॉट का $1210 का तेल में लाने की कोशिश करें तो नहीं है. जो संदीप भाई ने कहा वो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि भले मार्केट इन्वर्स पे हो, पर बायोडीजल की डिमांड और अदरवाइज पाम का प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं रहने से वो ऊपर के प्राइस लेवल पे ही मेंटेन होगा. बट प्राइस रैली की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत सनफ्लावर आई थिंक करेक्ट अच्छा करा है, उसमें एक इम्प्रूवमेंट रह सकता है, क्योंकि सनफ्लावर क्रॉप यूक्रेन रशिया का थोड़ा शॉर्ट ही है. जहां तक वॉर जोन की बात आती है, आई थिंक बहुत नेचुरल हो गया है कि वॉर जोन से भी तेल बहुत कंफर्टेबली आ रहा है. सोयाबीन का अवेलेबिलिटी तो बहुत अच्छा है. जब तक कि कोई साउथ अमेरिकन क्रॉप में कोई इशू नहीं आए, तब तक सोयाबीन ऑयल में बहुत बड़ी कोई तेजी आने का चांस कम है. सवाल आपसे, 2025 में मार्केट में वॉलिटिलिटी क्रिएट करने वाले कौन कौन से फैक्टर आपको दिख रहे हैं, और यहां से कौन से तेल ज्यादा ऊपर आपको जाते दिख रहे हैं 2025 में? संदीप जी. संदीप जी, आपसे सवाल था सर. मेरे सॉरी, देखिए जैसा कि नीरज जी ने सही कहा कि पाम ऑयल जो है अभी प्राइस लीडरशिप पे है. पाम ऑयल ऑलरेडी अपने पीक पे चल रहा है. अ लॉट विल डिपेंड अपॉन ये पाम ऑयल सोयाबीन ऑयल का स्प्रेड. अगर ये स्प्रेड $150 के आसपास मेंटेन हो रहा है
तो पाम में ज्यादा रैली होएगी नहीं, और जो भी रैली आ सकती है वो सोयाबीन ऑयल ड्रिवन होगी। अगर सोयाबीन ऑयल ड्रिवन रैली हुई और ये स्प्रेड कम होता गया तो उससे फिर पाम को सपोर्ट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज पाम इज ट्रेडिंग एट इट्स पीक लेवल्स एंड व्हाटएवर हैपेंस विल हैपन वाया सोयाबीन ऑयल। 30 सेकंड का और वक्त बचा है। सुधाकर जी, आपसे मेरा सवाल होगा, लगातार कोशिश है कि इंपोर्ट को कम किया जाए, देश की बात कर रहा हूं, तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर का जुमला कितना रियलिस्टिक लगता है आपको? ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। देखिए अभी जैसे हमने IBP ने प्रेजेंट किया था 2030-32 तक हम 45% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी पे ला सकते हैं फ्रॉम द करेंट 63%। तो उसके लिए हमको मेन क्रॉप्स जो है, जो ऑयल सीड मिशन है, उसको और एक्सपैंड करना पड़ेगा। और जो हम लोग अभी तक जो डिस्कस किया है कि पाम का रैली बहुत ऊपर है, मतलब पाम इज आउट प्राइस्ड। अगर उसका 4 लाख टन इम्पोर्ट कम होने वाला है इंडिया के अंदर, ये बाकी ऑयल्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अपना डोमेस्टिक के लिए भी, अपना ऑयल सीड मिशन के लिए भी, अपना सोयाबीन ऑयल के लिए भी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रोपेंसिटी टू गो अप इज डोमेस्टिक ऑयल्स का अपॉर्चुनिटी, और सोयाबीन ऑयल का प्राइसेस बढ़ने का उम्मीद है, क्योंकि द वैक्यूम क्रिएटेड बाय पाम शॉर्टेज कैन बी मेट बाय ऑल अदर ऑयल्स एंड देयर बाय इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल अदर ऑयल्स। तो चलिए, आपने इस खास शो के जरिए जाना होगा कि डिमांड सप्लाई का सिनेरियो क्या है, प्राइस नए साल में क्या रह सकता है, साथ ही इंडस्ट्री के लिए चुनौतियां क्या है, इस पर हमारे मेहमानों ने राय रखी। शुक्रिया सर, आप लोगों ने वक्त निकाला। सुधाकर सर आपका, नीरव सर आपका, संदीप सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो चलिए, जाते जाते क्या हम वाकई इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं? क्या हमारी पॉलिसी किसानों के लिए फेवरेबल है? मान लीजिए सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, पॉलिसी में कोई यहाँ पर निश्चितता नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं दिखती है, लेकिन दशकों से इस इंडस्ट्री में काम करने वालों ने किसानों के लिए क्या किया है, ये सवाल आप जरूर सोचिए। उम्मीद है नया साल आप सभी के लिए बेहतर हो और इस वैल्यू चेन से जुड़े सभी को लिए बेहतर हो। तो नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।